सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के लिए हेल्प कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा प्लेटफॉर्म? हम मोस्टली एड्स रन करते हैं इंस्टाग्राम, मेटा पे, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। एंड आई थिंक इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए आज। सो आपने इंस्टाग्राम पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, मतलब मैं स्क्रॉल ही करती रही, इतनी सुंदर एंड एस्थेटिक लग रही थी। तो उसके पीछे कैसा रहा? आपने बताया कि सारी प्लानिंग आपकी होती है, तो इंस्टाग्राम से कितनी सेल आपकी हो जाती है? अच्छा, तो जैसे मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज देखा था, तो उसे मैनेज कौन करता है? मतलब इतना ब्यूटीफुली प्लीजिंग लगता है, उसके पीछे कौन इतना ध्यान रखता है? लोका बोका थोड़ा सा नेम काफ़ी यूनिक है, सो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस नेम? कैसे सेल आई और अब तक की कौन सी बिगेस्ट सेल है जो आपका पूरा चेंज कर दिया इसने लाइफ? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम योर होस्ट प्रेरणा और आज का पॉडकास्ट बहुत ही अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग होने वाला है बिकॉज आज हमारे शो में आए हैं एंटरप्रेन्योर हर्षलीन लांबा। सो वेलकम। थैंक यू। सो गाइज, फाइनली ये पॉडकास्ट आ गया है जिसका बहुत टाइम से वेट था हमें, एंड आज हम जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। बाय द वे, उन्होंने अपने 20s में बिजनेस स्टार्ट किया था लोका बोका, एंड लोका बोका एक गुड़गांव बेस्ड बेकरी है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड आज ये लाखों में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सो आज जानते हैं इनकी सक्सेस की स्टोरी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपका ये लोका बोका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ एंड आपका जो पैशन था पेस्ट्री शेफ का, ये कैसे आया? स्पेसिफिकली इस चीज़ में कैसे आया? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षलीन लांबा। जैसा आपने बताया, मैं गुड़गांव में एक डिलीवरी किचन रन करती हूँ। एक बेकरी है, एक फ्रेंच पेस्ट्री में हम स्पेशलाइज करते हैं। Okay. और ये स्टार्ट हुआ था 2019 में। और जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी इस फील्ड में, तो मैंने स्टार्ट किया था विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी एक्सपीरियंस इन अ किचन। 2019 में स्टार्ट किया। उसके बाद एक साल लगभग काम करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि इस फील्ड में बहुत पोटेंशियल है, काफ़ी ग्रोथ का पोटेंशियल है। उसके लिए मुझे लगता था जिस स्केल पे मैं अब हूँ, अगर मुझे उसको बढ़ाना है तो मुझे कुछ अपनी स्किल्स को बेटर करना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा। और तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे फाइनली फ्रेंच पेस्ट्री पढ़ना है। जस्ट ये सिर्फ ये सीखने के लिए नहीं कि हम क्या क्या बना सकते हैं, और बट ऑल्सो एक किचन को एफिशिएंटली कैसे रन करते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी कैसे करते हैं, टाइम कैसे एलोकेट करते हैं, और एक बिज़नेस को कैसे स्केल अप करते हैं, ये सब चीज़ें सीखने के लिए। तो मैंने पर्सनली एक छोटा सा पॉज लिया अपने बिज़नेस से। लोका बोका तभी भी चल रहा था पीछे से मेरे, तो मैं एक साल के लिए पेरिस गई। फिरांडी में मैंने पढ़ाई की। मैंने पेरिस में एक साल काम किया, पढ़ाई की और काम किया। उसके बाद मैं वापस आई और फिर लोका बोका 2.0 स्टार्ट हुआ। तब हमने प्रॉपरली एक फ्रेंच मेन्यू इंट्रोड्यूस किया। मैंने समझा दिल्ली के लोगों को क्या पसंद है। वहाँ जो मैंने बनाया सीखा वो बहुत डिफरेंट था जो आज हम लोका बोका में करते हैं। अपना एक ट्विस्ट डाला, समझा लोगों को यहाँ पे क्या पसंद आएगा, वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से और यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से बहुत डिफरेंस होता है, इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस होता है। तो उस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने धीरे धीरे ग्रो किया और समझा कि लोगों को क्या पसंद आएगा। सो ये तो थी लोका बोका की स्टार्टिंग वाला फेज़। इससे पहले आप क्या करते थे? अच्छा, लोका बोका स्टार्ट होने से पहले जब मैंने फिनिश किया अपना कॉलेज, स्ट्रेट अवे मैं कॉर्पोरेट जॉब में थी। मैं KPMG इंडिया में काम करती थी, उनकी रिस्क कंसल्टिंग प्रैक्टिस में। मैंने 2 साल वहाँ काम किया। मैंने बहुत कुछ सीखा एक्चुअली। लोका बोका का फाउंडेशन आई वुड से वहीं से आया। बट उन 2 साल में मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं 9 to 5 जॉब, एक कॉर्पोरेट जॉब में नहीं कर सकती। ये मेरे लिए नहीं थी। वो 2 साल बहुत अच्छे थे बट ये मैं लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकती थी। और उसी टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं काम पे जाती थी और काफ़ी हेक्टिक होता था, हमारी 9 to 5 की जॉब कभी भी 9 to 5 तक नहीं होती है, सबको पता है ये चीज़। तो एक लंबे दिन के बाद भी मैं काम पे बैठ के सोचती थी आज मुझे घर जाके क्या नई चीज़, क्या नई रेसिपी ट्राई करनी है। तो मेरे ऑफिस के पास में ही ना मॉडर्न बाज़ार होता था। रोज़ शाम को मैं वहाँ जाती थी, वहाँ से इंग्रेडिएंट्स खरीदती थी और घर जाके आफ्टर पूरा एक लंबा दिन मैं किचन जाती थी और सीधा कुछ बनाने लग जाती थी। एंड में मैं शायद खाती नहीं थी वो क्योंकि बना के इतना मेरा पूरा दिन चले जाता था। बट मेरी फैमिली बहुत इन्जॉय करती थी और मैं वो पूरा प्रोसेस ऑफ मेकिंग काफ़ी इन्जॉय करती थी। तो इससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मे बी मुझे इसी फील्ड में जाना है। मैंने काफ़ी टाइम तक टू बी ऑनेस्ट इसको पुश किया कि नहीं, बहुत क्लीशेड चीज़ है, एक लड़की बिजनेस नहीं कर सकती।
एक लड़की एक ऐसा बिजनेस कर रही है जो पेस्ट्रीज, बेकिंग, ऑल ऑफ दैट, जो बहुत लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। ये तो है एक फैक्ट कि ये काफ़ी ओवर क्राउडेड मार्केट है। यस। बट फिर भी मैंने काफ़ी टाइम टाला, बट आई थिंक जो आपका ट्रू पैशन होता है वो आपको अपनी तरफ खींच लेता है, तो वही हुआ मेरे साथ भी। ओके, जैसा आपने बताया कि 2 साल आपने जब काम किया कॉर्पोरेट में, वहाँ से आपकी जो लर्निंग्स थी वो आपने अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करी, तो मतलब वो 2 साल आपके वेस्ट नहीं गए लाइफ के। नहीं, बिल्कुल। वहाँ से जो सीखा वो अपने बिजनेस में भी अप्लाई किया। बिल्कुल। तो उसके बारे में जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी उस बिजनेस में, स्टार्टिंग में कैसा चल रहा था, कैसा फेज आया था? बिकॉज कब स्टार्ट हुआ आपका बिजनेस ये? 2019। ओके, तो कोविड वाला फेज था जब नया फेज स्टार्ट हुआ था, तो उसको कैसे डील किया आपने? एक्चुअली हमारे लिए कोविड एक ब्लेसिंग थी। 2019 में मैंने स्टार्ट किया था और उसके बाद जब कोविड हिट किया, बिकॉज हमने जब स्टार्ट किया था, मैंने अपने घर से स्टार्ट किया था। किचन एक सेपरेट फ्लोर पे हमने लोका बोका की पूरी एक किचन, एक प्रॉपर सेटअप ही किया था। तो उस टाइम पे क्योंकि लोग बाहर नहीं जा रहे थे और वो सिर्फ होम बेकरीज़ को ट्रस्ट करते थे, तो हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा ग्रोथ था। उसी टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, बहुत पोटेंशियल है, लोग हमारा प्रोडक्ट अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये इवन बिफोर मैंने प्रॉपरली फॉर्मली कोई ट्रेनिंग ली थी, ये तब की बात है। तो इसी से मुझे मोटिवेशन मिली कि हाँ, मुझे सीखना है ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है। और ये ऐसे नहीं है कि मैं बस अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ, एक्चुअली इससे हम एक लाइवलीहुड भी क्रिएट कर सकते हैं। yes. तो मतलब जो पीक टाइम जो पूरी कंट्री के लिए आया था कोविड-19 के फेज़ में, कि वो घर बैठे थे, उनके पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, लेकिन जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया था वो आपके लिए ब्लेसिंग था, तो बहुत अच्छा फील हुआ होगा ऑफ कोर्स। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि आपने अपनी जॉब क्विट कर दी, या फिर करा ही था वो तो, और फिर बिजनेस में सेल नहीं हो रही थी, तो फैमिली की साइड से कैसा था? फैमिली की साइड से मेरे फादर हमेशा से बहुत सपोर्टिव थे। वो कहते थे जो करना है करो, आप अपना फिगर आउट करो कि आप क्या करना चाहते हो। बट मेरी मॉम, क्योंकि उनका बैकग्राउंड कुछ सिमिलर रहा था, शी यूज्ड टू रन अ बिजनेस। ओके, उनका भी बिजनेस? हाँ जी, सिमिलर बिजनेस था, तो इसीलिए उनको पता था कि क्या चैलेंजेस होते हैं। तो वो नहीं चाहती थी कि मैं इस फील्ड में घुसूं। प्लस उनका कुछ और ही सपना था मेरे लिए। वो चाहती थी कि मैं हमेशा से एक अच्छी MBA डिग्री लूं और एक 9 to 5 वाली कॉर्पोरेट जॉब करूं। वो उनका सपना था जो कभी पूरा नहीं हुआ, तो वो चाहती थी कि मैं करूं। बट आई थिंक वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी जब पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो हमारी बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती थी काफ़ी टाइम तक एक्चुअली। उनको लगता था कि ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, उन्हें लगता था, वो मतलब कंसर्न थी मेरे बारे में। तो ये मेरे लिए आई थिंक एक बहुत ही मुश्किल फेज़ था जब मैंने स्टार्ट किया था लोका। स्टार्टिंग का फेज़ आपके लिए भी चैलेंजिंग था बाकियों की तरह ही? बिल्कुल, जस्ट लाइक एनी बिजनेस। आई थिंक स्टार्टिंग ऐसा नहीं होता कि आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत सारे ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है, आप भी सीख रहे हो, बिजनेस के ग्रो कर रहा है उसके साथ, कि क्या लोगों को चाहिए, क्या उनको पसंद आ रहा है। तो आई थिंक ये फैक्ट कि मेरी मदर इतना इसको सपोर्ट नहीं करती थी, ये मेरे लिए हार्ड था। बट ये एक ऐसी भी थॉट था मेरे दिमाग में कि नहीं, इनको मुझे गलत प्रूफ करना है, मुझे दिखाना है कि नहीं, ये पॉसिबल है। यस। तो अपनी मम्मी पापा के सपोर्ट के साथ फिर आपने लोका बोका में आगे स्टार्ट किया। एक टाइम पर तो वो भी आपको अप्रिशिएट करना लग गए? बिल्कुल। जब उनको दिखा कोविड के टाइम पे कि हाँ, इसमें पोटेंशियल है, उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, इसको एक ट्राई बिल्कुल देना चाहिए। और आई थिंक आज मेरी मदर मेरी बिगेस्ट चीयर लीडर हैं। वो हाँ, बहुत बिजनेस में हेल्प भी करती हैं, तो उन्होंने ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। तो शी वॉज द ओनली वन जिन्होंने आपके बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाया, चाहे वो नेगेटिव देखे या पॉजिटिव देखे, क्योंकि बिल्कुल आपके लिए वो चैलेंजिंग था कि मुझे अपनी मम्मा को प्रूव करना है कि मैं भी बिजनेस रन कर सकती हूँ, कि मैं नहीं चाहती 9 to 5 वाली नॉर्मल लाइफ जीना बाकियों की तरह। मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, वो चीज़ को अचीव करना है, और वो आपने करके दिखाया। दैट्स व्हाई यू आर हियर टुडे। सो बहुत अच्छी बात है, और मम्मा ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया, तो बहुत अच्छा है वो। और लोका बोका थोड़ा सा नेम काफ़ी यूनिक है, सो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस नेम? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली। लोका बोका एक फ्रेंच पेस्ट्री है, बट नाम स्पेनिश है। इसका रीज़न ये है कि जब मैं कॉलेज में थी, मैंने स्पेनिश सीखना शुरू किया था। और जब मैं उसके बाद काम कर रही थी KPMG के टाइम पे, जैसे मैंने बताया, मुझे नहीं लगता था ये मेरा फ्यूचर यहाँ है, तो मैं साथ में पार्ट टाइम मैं वीकेंड्स पे स्पेनिश पढ़ाती थी। तो यहाँ से ये नेम्स आया, लोका बोका। इसका मतलब होता है क्रेजी माउथ इन स्पेनिश।
क्रेजी माउथ, वाओ। एंड आई एम श्योर आपके केक्स कुकीज़ बहुत ज़्यादा क्रेजी माउथ वाले होने वाले हैं, तो करेंगे वो भी। गाइज आप एक बार इनकी वेबसाइट जाके ज़रूर चेक करना, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा सुंदर, प्रिटी एंड एस्थेटिक है, उसे जाकर देखना। एंड इसके पीछे क्या किसका इतना क्रिएटिव माइंड है? आई थिंक मेरे लिए क्या इम्पॉर्टेंट था कि मैं कर रही हूँ वो ट्रू हो टू जो मैं हूँ। तो लोका बोका का मेन कॉन्सेप्ट हमेशा से यही रहा है कि मैं कोई ऐसी, हमारे मेन्यू में सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैं खुद इंजॉय करती हूँ कंज्यूम करना। तो कोई भी ऐसी चीज़ मैं नहीं डालती मेन्यू पे जो मुझे पर्सनली नहीं अच्छी लगेगी। तो एस्थेटिक भी ब्रांड का हमेशा से वही रहा है, मिनिमलिस्ट, क्लीन, सिंपल, जैसे हमारे फ्लेवर्स हैं, जैसा विजुअली आपको दिखता है वैसे बिल्कुल वही है। वाह, तो अपीलिंग वेबसाइट तो आपकी बन गई है। फिर सेल की जब बारी आई, मतलब वो फाइनेंशियली आपकी वेबसाइट ने आपको कितना सपोर्ट किया? आपके स्टार्टिंग के जब फेज था बिजनेस का, कैसे सेल आई, और अब तक की कौन सी बिगेस्ट सेल है जो आपका पूरा चेंज कर दिया उसने लाइफ? आई थिंक जो जैसा आपने वेबसाइट का बोला, वेबसाइट तो एक प्रोसेस था, ऐसा नहीं था कि हमने स्टार्ट किया और स्टार्टिंग से ही वेबसाइट थी। स्टार्ट किया, पहले ऑर्डर्स व्हाट्सएप पे आते थे। इनफैक्ट हमारी वेबसाइट को अराउंड 1 ईयर ही हुआ है, जबकि बिजनेस इज़ 5 years old। तो जब हमने स्टार्ट किया था तब इतना रेगुलरली नहीं आते थे ऑर्डर्स, और फिर एक वेबसाइट रन करना मतलब आपका एक मेन्यू पूरा डिफाइंड होना चाहिए, उसमें जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो सब कुछ इन प्लेस होने चाहिए। कोई ऑर्डर कर रहा है तो राइट उनको नेक्स्ट डे वो ऑर्डर मिलेगा। एवरीथिंग नीड्स टू बी इन प्लेस की प्रोडक्शन आपकी इन प्लेस होनी चाहिए। आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग होने चाहिए आपकी टीम में जो इसका पूरा ध्यान रख सके। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए फिर हमने एक वेबसाइट लॉन्च करी, जब हमें रियलाइज़ हुआ कि इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कस्टमर है वो आए तो वो देख पाए कि क्या क्या हमारी ऑफरिंग्स हैं, और अगर उनको नहीं किसी के साथ इंटरैक्ट करना, उनको जस्ट ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो ईजिली, जैसे आजकल लोग हर चीज़ ऑर्डर करते हैं, वो कर सके, चाहे वो केक्स हो या कपड़े हो या कोई भी चीज़ हो। तो आपके लिए बस यही कहना है कि एक बिजनेस के लिए वेबसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो सारी चीज़ें जो उनके प्रोडक्ट सर्विसेज है उसे डिस्प्ले कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रोफेशनल तरीके से, ताकि लोग देख सकें, समझ सकें कि क्या क्या है जो लोग ये बिज़नेस ऑफ़र कर रहा है, और हाँ ऑर्डर कर सकें उससे डायरेक्टली। तो अब तक की जो सेल थी, जो आपकी बेस्ट सेल रही अभी तक की, कौन सा वो ईयर था एंड कैसे उसने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया? सो आई थिंक कि बेस्ट सेल आई वुड से कि क्योंकि हम अपने बिजनेस में उसको हमेशा इम्प्रूव करने के बारे में सोचते रहते हैं, तो विद टाइम हमेशा ग्रो ही करा है बिज़नेस। थैंकफुली अभी तक ऐसा ही रहा है कि हम ग्रो कर रहे हैं मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर। तो फिर ऐसा एक कोई पिन पॉइंट करना मेरे लिए टफ होगा, बट हाँ आई वुड से जब मैं पेरिस से वापस आई थी और हमने कुछ महीने लेके पूरा न्यू मेन्यू डाला था, तब सडनली काफ़ी ऑर्डर्स आने शुरू हुए थे, क्योंकि लोगों ने समझा था कि लोगों को दिख रहा था कि बहुत बड़ा चेंज आया है मेन्यू में, और कुछ हम यूनिक और डिफरेंट ऑफ़र कर रहे हैं जो दिल्ली में बहुत लोग नहीं अभी ऑफ़र कर रहे हैं। तो मतलब जैसे अभी आपने बताया कि आपका बिजनेस सारे पिछले पास्ट ईयर से ग्रो ही कर रहा है अभी तक, तो जो पहले आपका पर्सनल किचन था उसको एक्सपैंड करा जब आपने सोचा कि मुझे कमर्शियल स्पेस की ज़रूरत है, तो अब का ये फेस कैसा चल रहा है, और उस टाइम में और इस टाइम में क्या चैलेंजेस आपने फेस करे? आई थिंक जब आप एक घर से रन कर रहे होते हो बिज़नेस, तो वो आप अपने कंफर्ट जोन में होते हो। राइट। मुझे ऐसा लगता था कि हमारे लिए ज़रूरी है एक बड़े स्पेस में आना और एक ऐसी जगह से निकलना जहाँ पे जो मेरे कंफर्ट जोन में है, ताकि हम और ग्रो कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ बहुत लिमिटेड होती है। इवन दो स्पेस की कोई कमी नहीं थी, बट स्टिल जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक नए एरिया को स्क्रैच से लेना, उसको पूरा अपने हिसाब से डिज़ाइन करना, बिल्ड करना, एक फंक्शनल किचन को क्या कहाँ जाएगा, कौन सी मशीनरी चाहिए, ये सारी चीज़ें मेरे लिए चैलेंज तो नहीं, मैं कहूँगी बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग थी वो मेरे लिए। और ऑफ़ कोर्स इसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट था, उन्होंने मुझे हर स्टेप पे गाइड किया, हेल्प किया, जिनके वजह से मैं इतना आज स्मूथली बिज़नेस रन कर पाता है। और ऑफ़ कोर्स एक न्यू स्पेस में आना, एक्सपैंड करना, न्यू एम्प्लॉयज़ को रखना, उनको मेक श्योर करना कि वो भी खुश हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बिज़नेस के लिए प्रॉपर टीम होना एक्सपर्ट्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। मतलब आपकी टीम
आपकी टीम आपके लिए शो रन कर रही है, आपकी टीम कैसी है वो आप पे डिपेंड करता है, वो खुश हैं कि नहीं हैं, आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. और ये कहना कि नहीं मैं अकेले काम कर रही हूँ, इसमें Right. मुझे कोई प्राइड नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब नीड हो उससे पहले ही लोगों को अपने साथ जोड़ लो, ताकि आपकी ग्रोथ कभी हैम्पर ना, आप स्मूथली Right. आगे ग्रो कर सको। बिकॉज एक टैलेंटेड बंदा जितना मर्जी टैलेंट लेके आगे बढ़ेगा, उससे बाकी बंदों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिल्कुल, मैं अकेले कितना ही कितना काम कर manage सकती हूँ, करूँगी। बट मेरे साथ अगर सही लोग जुड़ेंगे तो आगे बिजनेस ग्रो करेगा। सो एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको टैलेंटेड लोग अपने साथ लेकर चलने ही पड़ेंगे, तभी आपका बिजनेस बूस्ट कर पाएगा। सो आपने इंस्टाग्राम पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, मतलब मैं स्क्रॉल ही करती रही, इतनी सुंदर एंड एस्थेटिक लग रही थी। तो उसके पीछे कैसा रहा? आपने बताया कि सारी प्लानिंग आपकी होती है, तो इंस्टाग्राम से कितनी सेल आपकी हो जाती है? हमारा मेन आई वुड से सोर्स मार्केटिंग का जो हम करते हैं, अदर 2 सोर्सेज हैं आई वुड से। एक वर्ड ऑफ माउथ जो मेरे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका प्रोडक्ट देखने में अच्छा है बट उसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो फ़ायदा उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इवेंचुअली लोग उसको नहीं चाहेंगे। बट आज जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है कि टेस्ट भी हो और वो देखने में भी अच्छा हो। तो हमेशा से मेरा एक ही फोकस रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो मेरे एस्थेटिक के साथ हमेशा मैच करे। जैसे मैं आपको कह रही थी, क्लीन, सिंपल, टू मच नहीं हो रहा। हमारे कोई भी केक्स में ऐसा नहीं आपको दिखेगा, कोई भी हमारे मेन्यू पे चीज़ है वो ऐसी ही है, और फोकस हमेशा से टेस्ट पे रहा है। तो हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं एक्चुअली, कि इसने हमें रेफ़र किया, आपका केक इस पार्टी में खाया, बहुत अच्छा लगा था। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के लिए हेल्प कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा प्लेटफॉर्म? हम मोस्टली एड्स रन करते हैं इंस्टाग्राम, मेटा पे, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। एंड आई थिंक इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए आज, क्योंकि आपकी सारी ऑफरिंग्स वहाँ हैं, आपके ब्रांड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ है। किसी को भी अगर ऑर्डर करना है या किसी को भी समझना है कि क्या ऑफ़र कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले इंस्टाग्राम खोल के ही देखते हैं। तो आपका क्या इस पे कहना है कि ऑनलाइन मार्केटिंग वर्सेस ऑफलाइन मार्केटिंग आपके लिए क्या बूम किया आपके बिजनेस को? आई वुड से हमारे लिए ऑनलाइन मार्केटिंग, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप एक करो, मुझे लगता है दोनों चीज़ें आपको साथ में लेके चलना है। ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज की डेट में। यस, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, हर फील्ड में अब बहुत कंपटीशन है। तो आपको क्या सेट अपार्ट करेगा, आपका प्रोडक्ट लोगों तक कैसे पहुंचेगा, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। हमारा प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है, कोई और बेकरी जो एक एवरेज बेकरी है उनसे हमारी प्राइसेस वेरी डिफरेंट है, हायर हैं। तो इस चीज़ को जस्टिफिकेशन इस चीज़ की देना, इसका रीज़न ये है कि मार्जिन एक्चुअली हर बेकरी में सिमिलर होते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो प्रीमियम है, जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं, जो मशीनरी हम यूज़ करते हैं वो सारी एक्सपेंसिव है, तो वो कॉस्ट को हम लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि, मुझे लगता है कि फेयरली ही प्राइस्ड है हमारा प्रोडक्ट, कंसिडरिंग जो हम एक्चुअली क्लाइंट को दे रहे हैं, तो एक प्रीमियम प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये प्राइसिंग की बात चलो हम आगे करेंगे, बाकी सोशल मीडिया की बात अभी हम कर रहे थे, तो आपका क्या कहना है इस पर कि ऑफलाइन मार्केटिंग आपने कर ली, उसके बाद जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करते हैं तो पेड मार्केटिंग, पेड एड्स रन करना हमारे बिजनेस के लिए क्या इम्पैक्टफुल रहता है या नहीं? बिल्कुल रहता है। मुझे लगता है, जैसे मैं आपको कह रही थी, आज के टाइम पे बहुत एक नेसेसिटी है, किसी भी बिजनेस को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए एड्स रन करना। सो ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ जाना चाहिए, जैसे जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स है उनको अगर हम सजेस्ट करना चाहेंगे तो वो ऑर्गेनिक ग्रोथ के पीछे जाए या फिर पेड एड्स रन करें? मैं कहूँगी कि एड्स रन करना बुरी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक नहीं है, आपकी एड सिर्फ उन लोगों के पास तक जा रही हैं जो आपके टारगेट ऑडियंस है, उसके बाद वो आगे लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते वो तो उनकी मर्जी है, वो सिर्फ एक ज़रिया है सही लोगों तक पहुँचने का। सो ये ऑर्गेनिक, मैं इसको ऑर्गेनिक में ही कंसिडर करती हूँ। और पेड एड्स जब हम चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक ग्रोथ ही होगी, बिकॉज हम अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, अपनी खुद की डेमोग्राफिक्स एंड एज चूज करते हैं, जिन ऑडियंस को हम टारगेट करना चाहते हैं उन तक तभी पहुंचेंगे जब हम वो क्रिएट करेंगे। अपने मार्केट को समझना और आपकी राइट टारगेट ऑडियंस क्या है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बाद आप ये एड्स रन कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि उस राइट ऑडियंस के पास आपका प्रोडक्ट
उनकी एड्स जा रही है आगे, वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, परचेज करते हैं, वो ऑफ कोर्स उन्हीं का डिसीजन है। यस तो आपने अपने बिजनेस में अब इतना आगे तक कर लिया है, तो आपने कौन सी स्ट्रैटेजीज अपने बिजनेस में अप्लाई करी थी जो इतना एक्सपैंड हो गया, इस लेवल तक आप पहुंच गए हो कि इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? आई थिंक जो मैं आपको कह रही थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए एक बिज़नेस के लिए है कि जो मैं कर रही हूँ मैं उसके साथ ट्रू रहूँ। मतलब उसका मतलब उसमें बहुत चीज़ें आती हैं। नंबर 1 कि मैं नहीं कभी भी चाहूँगी कि जो हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कभी भी नीचे जाए। अगर एक पर्टिकुलर क्वालिटी हम देते हैं, प्रीमियम क्वालिटी हम देते हैं, हम बेस्ट क्रीम्स यूज़ करते हैं, हम बेस्ट चॉकलेट यूज़ करते हैं, बेस्ट मशीनरी यूज़ करते हैं, हम किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो वो क्वालिटी मेंटेन रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। और अगर कोई कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी क्लाइंट को कोई चीज़ नहीं पसंद आई या किसी क्लाइंट के साथ कोई भी मिसहैप होती है, तो उसको फिक्स करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ बिज़नेस ओनर। जब आफ्टर सेल सर्विस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करने से एक बिज़नेस नहीं खड़ा हो सकता। उसको सही तरीके से कैसे पहुंचाना है, हमारा बहुत डेलिकेट प्रोडक्ट है, उसको कैसे क्लाइंट तक ऐसे पहुंचाना है कि वो सेफली, जैसे आपने क्रिएट बनाया है, जितना सुंदर आपने बनाया वैसे ही उनको मिले, ताकि उनका एक्सपीरियंस भी वैसा रहे। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक बिज़नेस के लिए अपने ब्रांड का नाम उस लेवल तक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आपने भी वो चीज़ को कंसिडर करके ही इतना सब कुछ किया कि सेफली आपकी डिलीवरी होनी चाहिए। कभी ऐसा फेस आया कि क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई प्रोडक्ट में, मिस हैपनिंग हो गई कि ये तो बहुत गंदा डिलीवर हुआ है, हमें ऑनलाइन बहुत अच्छा दिखाया जा रहा था, तो फिर उससे कैसे डील किया आपने? प्रॉब्लम सिर्फ ऐसे ही आती है कि ऑफ कोर्स डेलिकेट प्रोडक्ट है और दिल्ली की हीट आपको पता ही है कितना मुश्किल होता है। तो हाँ, ऐसे इंस्टेंस हुए हैं कि ठीक से अगर उनको नहीं मिला तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम समझें पहली बात कि कहाँ ये गड़बड़ हुई है, तो हम फिर से ये ना हो ताकि और फिर हम उसको रिप्लेस करते हैं। अच्छा, तो जैसे मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज देखा था, तो उसे मैनेज कौन करता है? मतलब इतना ब्यूटीफुली प्लीजिंग लगता है, उसके पीछे कौन इतना ध्यान रखता है? इंस्टाग्राम पेज मैं पर्सनली मैनेज करती हूँ। सोशल मीडिया टीम नहीं हमने कोई सोशल मीडिया टीम नहीं रखी है। मतलब बिजनेस ओनर्स भी आजकल सोशल मीडिया पेज खुद हैंडल करें, जो कि बहुत बड़ी और अच्छी बात है। वेरी नाइस। कैसे मैनेज कर लेते हो इतना टाइम आप? मैं इंजॉय करती हूँ उसको एक्चुअली, तो ये मुझे काम नहीं लगता ये। ये मैं इंजॉय करती हूँ करना। हमारे पास मार्केटिंग कंपनी है जो हमारी हेल्प करती है मार्केटिंग में, बट सोशल मीडिया प्रेजेंस हमारी सारी मैं ही मैनेज करती हूँ। तो अभी जैसे हमने पहले बात करी थी कि आपकी मम्मा की साइड से थोड़ा सा सपोर्ट कम था, लेकिन पापा आपके स्टार्टिंग से सपोर्टिव रहे हैं। तो एज अ विमेन एंटरप्रेन्योर आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे अपार्ट फ्रॉम दिस मम्मा वाला पार्ट? आई थिंक मैंने जो चैलेंजेस फेस किए वो जेंडर बेस्ड नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट। वो ऐसे चैलेंजेस थे जो कोई भी बिजनेस ओनर फेस करेगा। थैंकफुली मुझे कभी अपने पूरे इस जर्नी में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ओ मैं एक लड़की हूँ तो आज ये मेरे लिए एक चैलेंज है। नहीं, अच्छी बात है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे आसपास लोग भी ऐसा कभी ना सोचें। मुझे लगता है कि आज के दुनिया में ऐसा नहीं है। आप एक लड़की हो, आप लड़का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक बिज़नेस क्रिएट करना चाह रहे हो तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है उस पे बिजनेस पे काम करना। बस एक बिजनेस माइंड होना चाहिए, तो आप अपना जो विजन है ना उसको एक्चुअल में पूरा हकीकत में वो चीज़ कर सकते हो। बिल्कुल। तो जो 20s और 30s के जो विमेन है जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो आपने अभी तक लर्निंग्स है आपके बिजनेस, जो आपने सीखा है कि आप अपने बिजनेस में ये इम्प्लीमेंट करो, पूरा सक्सेसफुल होंगे? मुझे लगता है आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसके बारे में आप पैशनेट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट, ये तो फाउंडेशन है। उसके बाद जो आप करना चाह रहे हो, आपको अपना जो भी आप काम कर रहे हो, बी ट्रू टू इट। आप किसी और की कोई कुछ और कर रहा है उसको कॉपी करना नहीं चाहिए। आप अपना मार्केट अंडरस्टैंड करो और डिफ़ाइन करो, कुछ डिफरेंट करो, किसी को कॉपी मत करो और उसी पे स्टिक करो, मैं ये कहना चाहूँगी। और कोई भी बिज़नेस को, हर बिज़नेस को टाइम लगता है ग्रो करने में, तो उसको वो टाइम दो। आप डे 1 से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये तो नहीं हो रहा। और हाँ, बीच में ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं ये नहीं हो रहा, बट ऐसे दिन भी आएंगे जब आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा और आपको लगेगा आप अच्छा कर रहे हो। तो आई थिंक आप फोकस करो पॉजिटिव पे और ट्राई करते रहो, डोंट गिव अप।
और जैसे अभी आपने बताया था कि आपके जो केक्स के प्राइसेस है, अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी बेकरी से तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपके कैसे हाई नेटवर्थ वाले क्लाइंट्स बने जो रिकरिंग है ना, आपके पास बार बार आपके प्रोडक्ट को लेने आते हैं? ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कि हमारी प्राइसेस कोई बहुत हाई है। जो प्रोडक्ट और जो क्वालिटी हम ऑफ़र कर रहे हैं उसको देखते हुए ही प्राइस किया गया है। और ये चीज़ हमारे एंड कस्टमर भी समझते हैं, जब वो हमारा प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं उनको ये चीज़ समझ आती है कि हाँ, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के हैं, तो ऑफ कोर्स उसी रीज़न से वो वापस भी आते हैं हमारे पास। तो मतलब प्राइस आपने इस लेवल तक का रखा है और क्वालिटी भी साथ में मैच करी है, सो दैट पैसा वसूल वाली बात लगे कस्टमर्स। बाकी अभी जैसे हमने बात करी थी 20s और 30s की जो विमेन है जो अपना विजन ऐसा बिजनेस माइंड रखते हैं और उनको एक्चुअली लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो उनके लिए हम क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आप अपना बिजनेस अब स्टार्ट ही कर दो? आई थिंक अपने आसपास लोगों को देखो, लोग काफ़ी मोटिवेटिंग चीज़ें कर रहे हैं, उनसे सीखो। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो लाइफ में ग्रोथ चाहते हो। तो कुछ एडवाइस उनके लिए एडवाइस यही होगी कि डोंट गिव अप। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हो तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। राइट। आप ज़्यादा मत सोचो, कर लो यार, कर लो, ठीक है। तो बाकी आपके जर्नी में जो इतना टाइम हो गया, 5 साल हो गए, आपके लाइफ में कभी ऐसा फेस आया कि नहीं यार अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं गिव अप कर दूंगी? टर्निंग पॉइंट कौन सा था आपकी लाइफ में? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि गिव अप कर दूँगी, क्योंकि जो मैं करती हूँ मैं ट्रूली इन्जॉय करती हूँ। हाँ बिल्कुल, हर बिज़नेस ओनर जैसे मेरे साथ भी ऐसे आते हैं जब आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा होता, आप थोड़ा सा फील करते हो कि मैं इतना एफर्ट डाल रही हूँ, आज वो रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। बिल्कुल ऐसा रहता है, बट जब आप नेक्स्ट डे उठते हो तो आपको एक फ्रेश माइंड से उठना है। आपको याद रखना है कि जो आपके अभी तक का जो बिज़नेस, आपकी जो जर्नी थी वो आपको इतना आगे तक लेके आई है फॉर अ रीज़न। और जो भी मैंने ग्रोथ देखी है, मैंने बिगिनिंग ऑफ लोका बोका में इमेजिन नहीं किया था कि हाँ बिल्कुल जो मैं चाहती हूँ वो बिज़नेस ऐसे आगे ग्रो करेगा, बट हाँ बिल्कुल हो रहा है, तो उसी कॉन्फिडेंस से आगे चलना है हमेशा। तो मतलब अगर बिज़नेस स्टार्ट किया तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि वो बिज़नेस आपको आगे ही लेकर जाएगा। तो ये एडवाइस है इनकी साइड से। बाकी आजकल हमारी इंडस्ट्री में ना हमेशा ये बोलते हैं कि सिर्फ मेल ही बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिज़नेस रन कर सकते हैं। तो जो विमेन है उनकी ये थॉट कैसे हटाए उनकी लाइफ से कि नहीं आप भी कर सकते हैं? ये जेंडर बेस्ड जो एंटरप्रेन्योरशिप में हो रही है आजकल चीज़ें, इसको कैसे हटाया जाए, कैसे कम किया जाए? आई थिंक अगर आप एक बिज़नेस रन कर रहे हो तो जेंडर मेरे हिसाब से तो कोई रोल प्ले करता ही नहीं है। और ना ही मेरे एक्सपीरियंस से मुझे आज तक कोई भी प्रॉब्लम हुई है मेरे जेंडर को लेके। तो आई थिंक लोगों का माइंडसेट चेंज करना है। आप जिस भी जेंडर के हो, अगर आपको लगता है कि लोग आपको उसके बेसिस पे बायस मिल रहा है तो उनका माइंडसेट चेंज करो। आप उनको प्रूव करके दिखाओ कि हाँ एक लड़की होने से कुछ चीज़ें कुछ कम नहीं है, right. सब इक्वल ही लेवल पे हैं। और आपके जब लोग आपके आसपास देखेंगे तो वो भी इसको सीखेंगे। राइट। तो ये चीज़ जो हमने सीखी है आज के पॉडकास्ट में कि आपको बस अपनी ऑडियंस के साथ एंड खुद के साथ ट्रू रहना है, ताकि आपकी जर्नी जो आपने डिसाइड करी है उस पर आप चल पाए अच्छे तरीके से। एंड थैंक यू सो मच, आपने जो इतनी सारी चीज़ें, अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करी। आई एम श्योर उनको पूरा मोटिवेशन एंड डेडिकेशन आ गया होगा माइंड में कि हमें अपना बिजनेस रन करना है और अच्छे से अच्छी लाइफ, अपनी लाइफ को खुद ही सक्सेसफुल बनाना है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। यस, प्लेजर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।